All of you switch on the video. Akansha, what happened? Sit properly. Aryan, switch on the video. Aryan Singh. Rudran, switch on the video. Rudransh Raj. Kuldeep, Samarth, Anvit, Ramit, Aditya Samant, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आवाज पहुंच रही है बेटा सब तक? ओके बेटा, जैसा मिस ने कहा है बेटा, सभी अपना वीडियो ऑन रखे हैं, ऑडियो म्यूट। वीडियो सबकी ऑन होना चाहिए बेटा, ठीक है? अंशिका आनंद, अंशिका, आरुषि शोंकर, आरुषि गुप्ता, बेटा खाना ना पड़े, वीडियो सबका ऑन होना चाहिए, ऑडियो म्यूट होना चाहिए, ठीक है? चलें, देखिए बेटा,
हिंदी 2 फिर एक बार मैं कह दे रहा हूँ कि सारे पार्ट के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हैं। अभिश्री, यस सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा, हिंदी 2 के सारे पार्ट के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हैं? हाँ सर। कहीं कुछ बचा नहीं ना बेटा? नहीं सर। 18 पार्ट का पीछे का 2 एक्सरसाइज बचा होगा। रुद्रांश, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सर पेज नंबर 26 व्याकरण से नीचे लिखे मुहावरों को अपने वाक्य में लेकर सर इट इज लेफ्ट। पेज नंबर 26 व्याकरण से। बेटा अमर फल खाकर आना ना, बेटा इन मुहावरों को अपने शब्दों में लिखना है। किसमें लिखना है बेटा? अपने शब्दों में लिखना है या स्वयं करना है। अमर फल खाकर आना मतलब क्या कि जैसे लगता है कि यार अमर फल खा के आए, मतलब कि जैसे फल खाते तो तुम्हारा पेट भरता है बेटा ना, तो अमर फल माने किसका फल? अमर, माने ऐसा फल कि जो खा लो तो अमर हो जाओ, कभी मरे ही ना। तो लाखन की बहुएं, बड़ी बहू जो होती है वो लाखन को देख के क्या कहती है कि बूढ़ा जल्दी मर नहीं रहा है, जैसे लग रहा है कि अमर फल खा के आया है, माने अमरता का फल खा के आया है। आई बेटा, व्यंग है, उसको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। भला चंगा होना मतलब ठीक होना, कि लाखन 60 की उम्र के बाद भी भला चंगा है। मर्जी के बिना पत्ता भी न हिलते, माने राम के घर में पापा के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। बाल भी बांका न करना, माने जिस पर इस पर कृपा होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुहावरों को अपने वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि इनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। इनका क्या स्पष्ट हो जाए? अर्थ। अमर फल खा कराना मतलब क्या कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेना, जैसे कि लग रहा है तू अमर फल खा ली हो क्या, मैंने अमरता प्राप्त कर ली हो। बेटा जो लाखन की बड़ी बहू कहती है वही लाइन इसमें लिख देना है। इसके बाद कुछ बचा है तो बताओ, ये तो बेटा तुम लोग को करना है। नो सर, दैट लेसन 18 only। सभी लोग क्या मौखिक प्रश्न, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सब कंप्लीट है बेटा ना? कोई कैसा कहीं बचा नहीं ना है? केवल लेसन 5 व्याकरण से। केवल 18 का 2 क्वेश्चन बचा होगा, क्योंकि वो मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ तो उसमें थोड़े नुक्ते हैं, तो देखूंगा उसको वैसे ही अपलोड कर दूंगा बेटा जेपीजी फाइल में ही। हम बोलो क्या कर रहे हो? सर लेसन 5 किसने किससे, लेसन 9 किसने किससे कहा? लेसन 5 जैसे को तैसा जिसने किससे कहा। पेज नंबर पेज नंबर 32। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। या तो मैंने पीडीएफ भेजा कि नहीं भेजा है रुद्रांश? बेटा हो गया है। पीडीएफ भेज दिया हूँ बेटा रुद्रांश। Sir, I've written question answers, so I have not seen this exercise. इसका क्वेश्चन सर नहीं हुआ है? No, sir, question answer written. बेटा किसी ने किसी से कहा ना बेटा, मैंने एक पीडीएफ अपलोड किया है, उस पीडीएफ का नाम भी दिया है पाठ 3, 5, 7 ऐसे लिख के दिया हूँ ना, 3, 5, 7 के छूटे हुए प्रश्न ऐसे ही करके मैंने दिया है रुद्रांश बेटा। पीडीएफ देखो, उसको अपलोड किया हूँ, ठीक है ना। श्रेया सिंह मिला है बेटा ना सबको? सामंत नहीं मिला तुम्हें? सर आई हैव अ डाउट। हाँ बोलो, पहले जो मैं पूछ रहा हूँ वो क्लियर करो। सर मिला है। हाँ आगे बोलो। सर मुहावरों में अर्थ लिखना है कि अपने वाक्य बनाना है? उसका वाक्य में प्रयोग करना है। ओके सर। बोलो श्रेया, कुछ कर रही हो बेटा? सर चैप्टर 18 का व्याकरण वाला पार्ट नहीं। हाँ वो तो मैं कही रहा हूँ कि केवल वही तो बचा है, क्योंकि उसको टाइप कर रहा हूँ बेटा ना, तो उससे थोड़ा मात्रा सही लग नहीं पा रहा है, तो सोच रहा हूँ उसको वैसे ही पिक खींच करके उसको जेपीजी फाइल में ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तुम लोग उसको देख लोगे। क्लियर बेटा? चले, तो हिंदी ट्यूब पूरा कंप्लीट है, केवल उसको छोड़ करके। रिद्धि से कुछ कर रही है, क्या कर रही हो बेटा? Yes, sir. I wanted to ask, that you have uploaded a letter. लेटर भी अपलोड कर दिया गया है। No, sir. I know you have uploaded, but sir, in that it was unaupcharik patra. But sir, in that you have written that if we have to write the school name, but sir, it is unaupcharik. अनौपचारिक ही तो पढ़ाया गया है। Yes, sir. Yes, sir. I know, but then it was to write to a friend. रुद्रांश क्या कर रही हो? सर वो कह रही है कि उस पत्र को मित्र के लिए लिखना है।
तो औपचारिक होगा कि अनौपचारिक? अरे बेटा रिद्धि, ऐसा तुम प्रश्न पूछती हो, क्या मैं तुमको कहूँ? कितने वर्षों पहले मैंने बता दिया था तुमको बेटा कि जो चीज अपने मित्र, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार को लिखते हैं वो सब किसमें आता है? अनौपचारिक में आता है। No, पहले sir, I ही know. Sir, why we have written the school name in that? Sir, we have to only write to a friend. क्यों स्कूल नेम लिखे? अरे बेटा मैंने एक यहाँ सामान्य परिभाषा दिया है, सामान्य एड्रेस दिया है। अब मैं सबके घर घर का एड्रेस नहीं मैं दूं। मान लो अभी मैं अपने घर का एड्रेस लिख दूं वहां पे, तो फिर तुम कहोगे सर व्हाई यू हैव रिटन ओनली योर ओन एड्रेस, तब क्या कहूंगा? मान लो अभी आदित्य के घर का एड्रेस लिख दूं, तो मैं तो एक नमूना दिया हूं ना, स्कूल सबका है, हम सबका स्कूल है ना, तो वो तो मैं स्कूल किसी देखो सबका एक है, बाकी पता अपना अपना लिखो। Okay, sir, and also we have to write that in the copy or it is only practice. हाँ ठीक है बेटा। बहुत सौ साल बाद पारू सिंह सिंघानिया, बोलो बेटा आवाज पहुंच रही है? हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग सर। सर दैट आपने 3, 5, 7 का नहीं 3, 7 और 9 का लेफ्ट ओवर एक्सरसाइज भेजा है। अच्छा 3, 9, 7 का? हाँ आपने भेजा है। 7 3, 7, 9। यस सर। 3, 7 और सर 9। आपने 5 का नहीं भेजा। अच्छा 5 का नहीं गया है? किसने No, किसने नो कहा? सर। Yes, sir, that only answer. नो हाँ, सर। भाई मैं भी कहूँ रुद्रांश से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। चलो अच्छा किया बता दिए बेटा, वैसे मैंने बोल के तो बता दिया है, रिटर्न नहीं दिया ना। चले फिर भी फिर मैं बोल के बता दे रहा हूँ और रिटर्न इसका निश्चित दे दूंगा, इसीलिए मैं बार बार पूछता हूँ कि कहीं कुछ छूट ना जाए बेटा, ठीक है? क्योंकि यार तुम लोग का काम है, होमवर्क है, फिर भी मैं इसलिए दे देता हूँ कि कहीं कोई बच्चा यह ना कहे कि सर हम लिखे नहीं। ठीक है बेटा, तो केवल यही बचा है ना पारुल? पारुल चले देखिए बेटा, एक बार देख ले पेज नंबर 32, दिन यानी का पेज नंबर 32। आज यदि धन चला गया तो क्या हुआ? हिम्मत से काम लोगे तो यह धन आप फिर कमा लेंगे। किसने किससे कहा? तो यह रामलाल की, धनीराम की पत्नी ने धनीराम से कहा ना, तो धनीराम की पत्नी का क्या नाम था? रुक्मणी, माने रुक्मणी ने धनीराम से कहा। ठीक है, आगे देखें। तुम तो साक्षात देवी का रूप हो, तुम तो साक्षात देवी का रूप हो, किसने कहा? तो धनीराम ने रुक्मणी से कहा। क्लियर बेटा? रुक्मिणी, मात्रा पर विशेष ध्यान देंगे, प्रत्येक मात्रा पर मार्क्स कटेगा बेटा इस बार से। ठीक है, तो धनीराम ने रुक्मिणी से कहा यदि 1 वर्ष के अंदर इसे नहीं छुड़वाओगे तो आपका यह हार जब्त हो जाएगा। रामलाल ने धनीराम से कहा। आपके बेटे को धनीराम उठाए लिए जा रहा था, एक नौकर ने रामलाल से कहा। क्लियर है बेटा? चले अब कहीं कुछ बचा नहीं है, मैंने पढ़ा दिया, फिर भी इसका मैं PDF अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? अब इसके अलावा केवल 18 पार्ट का 2 चैप्टर, 2 प्रश्न बचा होगा, बाकी और कुछ नहीं बचा है। एलना, जीलन, आदित्य, इसी नो सर। क्लियर है सब ना? चले बेटा यस अब आते हैं किस पे? हिंदी 1। सर हाँ बेटा बोलो। सर पेज नंबर 33 परीक्षात्मक मूल्यांकन, सर ये एग्जाम में आएगा? 32 पे पेज नंबर 33 परीक्षात्मक मूल्यांकन। अरे बेटा वो इस बुक का अपना है, हम लोग अपना पेपर बनाते हैं बेटा, ठीक ना? परीक्षात्मक मूल्यांकन हम लोग परीक्षा लेते हैं, अपना लेते हैं ना बेटा? तुम लोग को पैटर्न दिया गया है कि पहले अनसीन पैसेज आता है, क्या आता है, कैसे आता है, जो भी दिया गया है ना कि शब्दार्थ लिखने को आता है, फिर पंक्ति का कविता लिखने के लिए आती है, और एक ही कविता है कौन? मधुर यादें बचपन की नहीं है उसमें बेटा, बस मधुर यादें बचपन, मधुर यादें बचपन। ठीक है, तो उसको लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, मात्रा पर विशेष ध्यान देंगे। क्लियर है? पारुल सिंह बेटा तुम्हारी आवाज आ नहीं रही है, फिर भी कुछ पूछना चाहती तो पूछो। सर सिर्फ इंग्लिश 1 और हिंदी 1 और हिंदी 2 का जो पेपर का वो पैटर्न है वो सिलेबस में नहीं दिया है। हिंदी 2 का पैटर्न सिलेबस में नहीं दिया है सर वो कह रही है हिंदी वाले पेपर पैटर्न पैटर्न नहीं दिया है, पेपर पैटर्न।
पैटर्न क्या हिंदी और बोल बेटा बोलो अभिश्री, अभिश्री क्या बोल रही हो? सर वो कह रही है पारुल की जो हिंदी 1 हिंदी 2 और इंग्लिश 1 का पेपर पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न वो सिलेबस में नहीं दिया है, वही पूछ रही है। बेटा नहीं दिया है, ठीक है देखा जाएगा, जरूर दिया होगा। जो पुराना है बेटा वही है, ठीक है। कि हिंदी 1 में ऊपर क्या आता है बेटा, अनसीन पैसेज आते हैं, फिर दूसरे नंबर पर निबंध आता है, तीसरे पे विज्ञापन या प्रतिवेदन या जो भी उसमें ये लिखने को आता है, चौथे नंबर पे भी क्या आता है बेटा, पत्र लेखन। यही सब आता है, ठीक है। और फिर तुम्हारा 5वें नंबर पे क्या आता है, क्वेश्चन आंसर। परिभाषा। क्वेश्चन आंसर आता है, Question answer। 5 नंबर 3 नंबर का। उसके बाद 6ठे नंबर पे क्या आता है बेटा, व्याकरण। एक्सरसाइज आता है, व्याकरण। व्याकरण पाठ के पीछे का एक्सरसाइज आता है। फिर 7वें पे क्या आता है बेटा, पाठ 14 दिया गया है व्याकरण से, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, एकार्थी, मुहावरे, यही सब है। और 8वां क्वेश्चन तुमका इंटरनल होता है, जो फिर काफी सबमिट कराया जाएगा, फिर मार्क्स दिया जाएगा। इसका 24 सुनाई दे रहा है बेटा? चले हिंदी 2 में भी बेटा यही होता है कि पहले 10 शब्द आते हैं जिनका अर्थ लिखना होता है, वर्ड मीनिंग। 10 क्या आता है बेटा, वर्ड मीनिंग। जितना पाठ पढ़ाया गया है अच्छे से पढ़ लेंगे। सेकंड नंबर पे पंक्ति दी रहेगी, उसमें भरना रहेगा, 8 लाइन की कविता आती है। थर्ड नंबर पे क्या आता है बेटा, दो मौखिक प्रश्न आते हैं, 2 नंबर के। बेटा मौखिक प्रश्न जितना मैं पढ़ाया वहां भी आएगा, पाठ के बीच में से भी आ सकता है, तो मैंने पूरा अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो पार्ट के बीच में से भी आ सकता है। वो हो गया। उसके बाद तुम्हारा चौथा नंबर जो आएगा बेटा, क्या देगा, गद्य देगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में। फिर चौथे में ही 2 पार्ट होता है, ये तो क हो गया, और ख में पद्य देगा, और उस पर 3 क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में। 5 5 10 हो गया चौथा क्वेश्चन। 5वां जो होता है बेटा, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होता है, ठीक है, 15 नंबर का 3-3। और फिर जो 6वां होता है बेटा, उसमें भावार्थ लिखने के लिए आता है, क्या लिखने के लिए आता है, भावार्थ। और फिर जो 7वां होता है बेटा, वो बुक का एक्सरसाइज होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच, सर्ग, विराम, प्रत्यय जो भी हो। और 8वां नंबर बेटा तुम्हारा क्या होता है, 8वां क्वेश्चन इंटरनल असेसमेंट होता है। असेसमेंट जो भी होता है सब तुम लोग के लिए होता है, हम लोग के लिए बेटा कुछ नहीं। क्लियर है? क्लियर है ना? चले, तो बेटा सब कुछ क्लियर है, सब हो चुका है। सिलेबस में अनौपचारिक पत्र दिया है, पहला, दूसरा, 8वां एक्सरसाइज क्लियर है। निबंध में क्या दिया है, 1 3 4 5, हम लोग 1 पढ़ चुके हैं, ठीक है। तीसरा पे भी मैं प्रकाश डाल दे रहा हूँ, पढ़ेंगे अपने से ही। पेज नंबर कितने पे बेटा तीसरा निबंध निकाले? 133। 133। बेटा एक बार सिलेबस देख लेंगे, यही है ना, पहला, तीसरा, चौथा और 5वां, यही है। चले, तो तीसरा दिया है जनसंख्या वृद्धि भारत की एक विकट समस्या, ठीक है बेटा। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जब भी निबंध लिखते हैं तो पहले शीर्षक को स्पष्ट कर देते हैं, जिसे तुम लोग भूमिका या प्रस्तावना कहते हो, तो पहले शीर्षक को स्पष्ट कर देते हैं कि शीर्षक क्या है। फिर मैंने एक तरीका भी बताया था लिखने को कि बुक से निबंध पढ़ लो, उसमें से जो विचार तुम्हें अच्छे लगे, जो पंक्ति अच्छी लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे उसको नोट कर लो और उसी को अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दो। क्लियर बेटा? उसी को अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ा के अच्छे से लिख दो। अब बेटा देखो कितना अच्छा शीर्षक दिया है कि जनसंख्या वृद्धि भारत की एक विकट समस्या, ठीक है। तो बेटा अब देखिए भूमिका कि जनसंख्या क्या होती है, तो भाई किसी भी देश में जितने लोग रहते हैं वही क्या उनकी जनसंख्या है। तो बेटा जनसंख्या का रहना किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है ना भाई, जनसंख्या रहेगा तभी तो देश विकास करेगा। जनसंख्या मतलब क्या, वर्किंग हैंड, कितने रहेंगे उतने तो हम लोग आगे जाएंगे। लेकिन बेटा ये कि एक इसकी भी एक सीमा होती है, यदि जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी तो वर्किंग हैंड ही कम हो जाएंगे, तो भी देश विकास नहीं कर पाएगा, ठीक है। अमर में घर बनवाना है और तुम्हें दो ही मजदूर मिले तो कितने 100 साल में घर बनाएंगे, ठीक है। और मान लो एक ही घर बनाना है, 10,000 मजदूर आ गए, बेटा वो भी बहुत खराब हो गया ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जनसंख्या किसी भी देश के लिए बहुत ही जरूरी है, एक निर्णायक भूमिका निभाती है, देश के विकास से महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन उसमें भी ध्यान देना है कि जनसंख्या न तो आवश्यकता से बहुत कम होनी चाहिए और ना ही बहुत अधिक होनी चाहिए। यदि कम आवश्यकता से बहुत कम हो गया तो भी बेटा खराब है, और आवश्यकता से बहुत अधिक हो गया तब तो बेटा कुछ कहा ही नहीं जा सकता
कितना खराब है। ठीक है, सरकार ये है जनसंख्या। अब जनसंख्या वृद्धि क्या होती है कि जब आवश्यकता से भी, एक मानक से भी अधिक तेजी रफ्तार पर जनसंख्या बढ़ती जाती है, संसाधनों से भी अधिक जनसंख्या बढ़ती जाती है, एक निश्चित मानक से भी अधिक बढ़ती जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। संसाधन कम और बढ़ते जाए लोग। ठीक है बेटा, अब मान लो इतना छोटा खेत है, 10 लोग खा रहे हैं, मान लो खा ले रहे हैं, अब खेत तो बढ़ा नहीं, खेत तो इतना ही रहा, अब खाने वाले कितने हो गए? 200। अब बताओ, जिस खेत में 10 लोग खा रहे थे, अब इसी खेत में 200 लोग खाएंगे तो क्या खा पाएंगे? फिर मारपीट होगा, छीना झपटी होगा। अब इस खेत में से उपजने वाले जो फसल है उनका दाम बढ़ेगा। दाम बढ़ेगा क्यों? और जो जितना ही समर्थ रहेगा वो उतना उसको खरीद लेगा, जो नहीं समर्थ रहेगा वो नहीं पाएगा। तो लोग समर्थ बनने के लिए क्या करेंगे? मारपीट, लूट खसोट, चोरी, यही सब में करेंगे बेटा। ये सब जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम है। तो बेटा जनसंख्या किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी भी टर्म और कंडीशन है कि न तो बहुत कम होना चाहिए और न तो आवश्यकता से बहुत अधिक होना चाहिए। दोनों भी स्थितियों में देश के लिए नुकसान है। यदि आवश्यकता से बहुत कम रहेगा तो वर्किंग हैंड ही कम रहेंगे, देश उतना तेजी से विकास नहीं कर पाएगा। और यदि आवश्यकता से बहुत अधिक रहेगा तो देश विकास क्या करेगा? इन्हीं लोगों की सेवा में लगा रहेगा। अब देखो बेटा, इतना सरकार सुविधा दे रही है, लेकिन क्या वैक्सीनेशन अभी भी पूरा हो पा रहा है? जिस तुम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाओ, देखो वहाँ कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। किस लिए? वैक्सीनेशन के लिए। इतनी ज्यादा भीड़ है। अभी तुम चले जाओ नाउ के वहाँ सैलून में बाल कटवाने, वहां भी लाइन है। टेलीफोन का बिल जमा करने जाओ, वहां भी लाइन है। और कुछ भी तुम काम करने जाओ तो हर जगह क्या है? केवल लाइन ही लाइन है, केवल पंक्ति ही पंक्ति है। और इसका एकमात्र कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। बेटा जब जनसंख्या आवश्यकता से ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो फिर खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, बैठने में, यात्रा करने में, सब में परेशानी होगी ना। और सब में तब देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी बेटा? नीचे हो जाएगी। ठीक है, ये है क्या? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या बढ़ेगी तो कोई भी संसाधन पर्याप्त नहीं रहेंगे। सरकार कोई भी नियम बना दे तो भी जो है उसको पालन या क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। इसीलिए अभी जल्द ही सरकार ने क्या किया है कि 2 बच्चों पर बात कर रही है ना, कि हम 2 हमारे 2, केवल 2 ही बच्चे होने चाहिए। यदि 2 से अधिक होते हैं तो फिर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उन बच्चों को कोई भी सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। सरकार ऐसा नियम क्यों बना रहा है बेटा? सरकार ऐसा नियम इसलिए बना रही है ताकि जनसंख्या पर क्या हो? रोक लगे। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगे। जब जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगेगी, हम संसाधन को बढ़ाएंगे तो सबके पास संसाधन पहुंचेगा ना, फिर सबका विकास होगा। यदि जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो ना शिक्षा मिल पाएगी, ना रोटी कपड़ा मिल पाएगा, ना मकान मिल पाएगा। सभी क्षेत्रों में केवल परेशानियां ही परेशानियां होंगी। समझ में आ रहा है बेटा? बढ़ती जनसंख्या के ही कारण जितने भी अपराध हो, लूट मार खसोट, सब शुरू हो जाते हैं बेटा। किसके कारण? बढ़ती हुई जनसंख्या। क्लियर है? चलिए दिवाकर, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। चलो बेटा, जनसंख्या वृद्धि भारत की विकट समस्या। पढ़ो तो बेटा। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। पहले मैं सब पर अपने विचार दे देता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद पढ़ा जाता है। पहिया ना कहे कि सर पढ़ाया नहीं। बेटा जनसंख्या वृद्धि क्लियर है? क्लियर है ना? चले अब आते हैं मेरा देश भारत अथवा मेरे सपनों का भारत। मेरा देश भारत अथवा मेरे सपनों का भारत। बेटा दोनों शीर्षक एक है, थोड़ा सा दोनों में अंतर है। लेकिन मेरा देश भारत मतलब कि जो मेरा देश भारत है उसकी क्या स्थिति है, क्या उसकी भौगोलिक दशाएं हैं, कैसे उसके संस्कार हैं, रीति रिवाज है, सभ्यता है, इन सब का वर्णन करना है। ठीक है, कि मेरा भारत का नाम क्यों भारत पड़ा, किस कारण पड़ा, ये क्या इसकी विशेषता है, कितने इसके राज्य हैं, कितने इसमें जिले हैं, कितने जो है क्या
धर्म के लोग रहते हैं, संस्कार कैसा है, रीति रिवाज क्या है, संस्कृति क्या है, यहाँ पे लोगों के बीच में भाईचारा कैसा है, प्रेम व्यवहार क्या है, त्योहार कितने मनाए जाते हैं, इन सब का वर्णन कितने में किस में आएगा बेटा? मेरा देश भारत। समझ में आ रहा है बेटा? मेरा देश भारत। और मेरे सपनों का भारत में क्या होगा बेटा कि जो मेरा भारत है हम कैसा चाहते हैं उसको करना, सपनों में कैसा चाहते हैं उसको करना। माने यदि हमारे हाथ में होता अपने भारत को बनाने का तो हम कैसा बनाते, कैसा हम भारत चाहते, हम कैसा भारत चाहते कि जहां पर जाति पात ऊंच नीच धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना हो, सभी लोग क्या हो? एक हो। एलना समझ में आ रहा बेटा? एलना यस सर। ठीक है। तो सपनों का भारत कैसा होता कि जिस भारत में सभी लोग प्रेम से रहते, खुशहाली से रहते, कहीं किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, कभी भी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, छुआछूत नहीं रखा जाता, सभी लोग स्वस्थ होते, समर्थ होते, सबको मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती, इससे लूट खसोट मार पीट चोरी हत्या ये सब नहीं होती। ये है मेरे सपनों का भारत। समझ में आ रहा बेटा? मेरा देश भारत, मेरे सपनों का भारत। कि मेरा देश भारत क्या है, कैसे है। यहाँ पर विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, संप्रदायों के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन इसके बाद भी हम सब आपस में क्या है? भाई भाई। यह भारत की विशेषता है कि हम इतने अनेक हैं, अनेकता है, फिर भी इन अनेकताओं में क्या है? एकता है। हम लोग इतने अलग अलग हैं, फिर भी हम सब क्या है? एक हैं, भारतवासी हैं। मान लो हम सबके नाम में टाइटल में सीधे लिखा जाता जीलन भारतवासी, श्रेया भारतवासी, अभिश्री भारतवासी, रिद्धि भारतवासी, सबीना भारतवासी, यदि केवल यह टाइटल लगा होता तो कितना अच्छा होता ना। हम सब के सब एक लगते ना, सब एक लगते, कहीं कोई भेदभाव कोई अंतर लगता बेटा? नहीं रहता ना, सबका सब, तो कितना अच्छा लगता। यदि मेरे सपनों का भारत ऐसा होता तो सभी लोग आपस में प्रेम से रहते, कहीं कोई दीनहीन गरीब नहीं रहता, जो भी सरकारी योजनाएं चलती वह जिनके लिए हैं, जिनको उसकी आवश्यकता है उनके पास पहुंचती, उनको मिलता। हमारे समाज में कहीं भी ऊंच नीच नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि किसी के पास बहुत पैसा, किसी के पास बहुत कम पैसा, सबको मूलभूत आवश्यकताएं मिलती। यही नहीं मेरे सपनों का भारत होता। कितना होता कि सभी धर्मों को मिला करके त्योहार बना दिया जाता और हम सभी लोग सारे त्योहार मनाते। अच्छा लगता ना? ऐसा नहीं होता कि नहीं नहीं ये तो तुम लोग का त्योहार है, तुम लोग मनाओ, नहीं नहीं ये तो हम लोग का त्योहार, ये हम लोग मनाए। सोचो कितना अच्छा लगता कि सभी लोग मिल करके सबका त्योहार मनाते। अच्छा लगता ना? तो 12 महीने में तो 12 कितने त्योहार होते, कितना अच्छा लगता, सुखमय जीवन होता ना। ये होता है बेटा क्या? मेरे सपनों का भारत। सबके मन में केवल एक ही बात होती, देश, कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। सभी लोग देश हित में काम करते, तो कहाँ से आतंकवाद रहता? कहीं आतंकवाद रहता बेटा? कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो हमारे घर में कैसे चला आएगा? या तो हम उसका जब गेट खोलेंगे तभी तो वो अंदर आएगा, या तो फिर वो यदि छिप के भी आ रहा है तो जब मैं उसे आने दूंगा तभी तो आएगा। तो बेटा कहीं ना कहीं हम भारतीयों में भी कोई ऐसा है ना कि जो दूसरे देश से आने वालों को पनाह दे रहे हैं या कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं। नहीं तो कैसे कोई हम लोग के अंदर आ जाता और देश का अहित कर जाता। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों में थोड़ी सी राष्ट्रीयता कम हो गई है ना, देश के प्रति जो भावना है वो थोड़ा सा कम हुआ है ना। यदि सबके अंदर देश प्रेम के प्रति लगाव होता, देशभक्ति होती, तो क्या आतंकवाद आ जाता? कभी नहीं आता और आएगा भी नहीं। ठीक है बेटा, ये है मेरे सपनों का भारत। लिखोगे कि तुम्हारे देश में, भारत में कितने त्योहार मनाए जाते हैं, कितने लोग रहते हैं, कितने मौसम होते हैं। केवल भारत में ही होता है बेटा इतना अच्छा मौसम। जान लो तुम सौभाग्यशाली हो कि धरती पे पैदा हुए, वो भी कहाँ? भारत में। 12 ऋतुएं देखने को मिलता है, जिसमें से 6 मुख्य है, लेकिन 12 तुम देखते हो, 6 ऋतुएं देखते हो ना। 12 महीने में 6 ऋतुएं, और इन 6 ऋतुएं जो है 3 में बटे हैं, ठंडी, गर्मी और बरसात। देखो कितना अच्छा, सुबह बारिश हुई है जम के ना,
ये केवल बेटा तुम अपने भारत में ही देख सकते हो कि 6 ऋतुओं का आनंद लेते हो साल भर में। ये तुम्हारे भारत की क्या है, विशेषता है। क्लियर बेटा, इन्हीं सब बातों का इसमें वर्णन करेंगे। मेरे सपनों का भारत कि सपना तो ये देखा गया था कि जब अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे तो हर जगह खुशहाली होगी, सभी लोग अपने देश के विषय में सोचेंगे, हम सभी लोग अच्छे से रहेंगे, बहुत विकास करेंगे। लेकिन क्या बेटा ऐसा हो पाया? आज तो जो नेता जितना अच्छा बोलता है वो उतना ही भ्रष्ट होता है। यदि किसी को शिक्षा मंत्री बना दो तो अपने घर परिवार कुल खानदान सबसे पैसा लेकर उनको शिक्षा में ही भर्ती कर देता है, बाकी जो योग्य लोग हैं वो बाहर ही रह जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में आज जाओ तो हर जगह क्या है, केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो ऐसे देश आगे बढ़ेगा बेटा? नहीं बढ़ेगा ना। जब देश आजाद होने वाला था तो हम लोग क्या सोचे थे, सभी भारतीय कह रहे वाह अब हम लोग आजाद हो गए, अब किसी की गुलामी नहीं करने पड़ेगी, हम लोग का अपना होगा। लेकिन आज तो और भी खराब दशा है कि अपने ही लोग शोषण करते हैं, इनको जो है जिता करके आगे भेजो तो ये हम ही लोगों का शोषण करना शुरू कर देते हैं और अपना बैंक बैलेंस बनाना शुरू कर देते हैं। ये सब हमारे भारत की क्या बेटा कमियां हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पांडे आप सॉरी। Yes, sir. Sir, I want to say that, sir, मुझे ये कहना है कि जैसे आपने कहा भारत में 12 ऋतुएं होती हैं। 12 ऋतु में 6 ऋतु होते हैं, 12 महीने होते हैं। भारत में दुनिया में जितने भी, यस सर, जैसे जहाँ पे सारी मतलब सब प्रकृति की चीजें देखने को मिलती है, पहाड़ फिर जंगल और बहुत सारे। तो अपनी समस्या बताओ, नहीं देखना चाहते हो पहाड़ जंगल? सर दैट हटा दे। सर आई वांट टू सी। बोलो बेटा। नो सर, सर दैट ओनली आई वांट टू रिटर्न। श्रेया सिंह, श्रेया सिंह। यस सर। उन्हें परेशानी क्या है सौरभ पांडे को बताओ एक लाइन में। सर आई हैव आल्सो नॉट गॉट द क्वेश्चन व्हाट ही वाज आस्किंग। सर वो कह रहा था कि 12 महीनों में 6 ऋतुएं होती हैं, उसके बाद उसकी आवाज कट कट के आ रही थी। अच्छा चले बेटा हम देखें, फिर मैं बता देता हूँ कि 12 महीने में 6 ऋतुएं होती हैं, सबका हम लोग आनंद लेते हैं। बेटा भारतवर्ष ही ऐसा है, नहीं तो अन्य देश हैं यहाँ खूब ठंडी ही ठंडी पड़ती है, केवल बर्फ ही बर्फ गिरता है। कई ऐसे जगह है जहाँ केवल गर्मी ही गर्मी होती है, कई ऐसे जगह है जहाँ केवल बारिश ही बारिश होती रहती है। यह है ना, लेकिन अपने भारत में क्या है, सब देखने को मिलता है, सब देखने को मिलता है ना कि यहाँ बारिश भी होगा, धूप भी होगी, ठंडी गर्मी बरसात सब मिलता है देखने के लिए ना। बसंत भी आता है, पतझड़ भी आता है, शिशिर हेमंत बसंत मन। बोलो आदित्य सामंत। सर अगर 3 बच्चे हैं तो सर 3 को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी कि केवल 2 को मिलेगी और तीसरे? यहाँ जो मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, वो बताओ कि कब सामाजिक मुद्दे पे चला जाए हम लोग। बेटा सरकार की गाइडलाइन जारी हो रही है, ठीक है ना, पेपर पढ़ो, न्यूज पेपर पढ़ो, या हिंदी की क्लास में कोई डाउट बेटा तो वो पूछो। मैंने जनसंख्या वृद्धि पे बताया कि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि सरकार अब नई गाइडलाइन ला रही है कि भाई जिनके 2 से अधिक बच्चे रहेंगे उनको सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, और आगे से 2 बच्चों के बाद तीसरा जो होगा उसको कोई सरकारी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ठीक है, चल तो ये है बेटा, क्या हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये मेरा देश भारत अथवा मेरे सपनों का भारत। और इसके बाद अगला हम लोग को क्या पढ़ना है बेटा, 1, 3, 4 और 5। 5 क्या है, राष्ट्रीय एकता। बोलो रुद्रांश क्या पूछ रहे हो बेटा? सर मैं पूछ रहा हूँ सर, मेरे सपनों के भारत में सर अभी जो भारत की स्थिति है वो नहीं लिखना है ना, जो हम चाहते हैं वो स्थिति लिखना है ना। हाँ, मेरे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लेकिन बेटा अब कैसा होना चाहिए इसका मतलब तुम जैसा चाहते हो वैसा है नहीं, तो नहीं है तो उसका उल्लेख करोगे ना कि आज भारत में चोरी है, भ्रष्टाचार है, ये है वो है। जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसके जो सरकारी अफसर वही घपला कर ले रहे हैं, उसका लाभ लोगों तक नहीं मिल रहा है। अतः मैं चाहता हूं कि
कि मेरे सपनों का भारत जो भी हो, ठीक है, वह लिख सकते हैं। जो तुम्हारे बुक में दिया है बेटा या विषय पर उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे और अपने शब्दों में भाव में लिखेंगे बेटा, ठीक है। चलो, और सर मेरा भारत में जो भारत की अभी स्थिति है उसके बारे में लिखना है। मेरा देश भारत में लिख सकते हो कि इसमें कितने धर्म है, कितने त्योहार, दोनों सेम है बेटा। बस थोड़ा सा क्या कर दोगे सपनों के भारत में कि कैसा तुम चाहते हो वह लिख दोगे। ओके सर। क्लियर है बेटा। लेकिन तुम्हारे बुक के अनुसार तो दोनों सेम है और सेम है भी, लेकिन थोड़ा सा बेटा अंतर है कि सपनों का भारत में कैसा सपनों का भारत होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब है बेटा पांचवा। पांचवा क्या है? राष्ट्रीय एकता। पांचवा क्या है बेटा? राष्ट्रीय एकता। तो बेटा जब राष्ट्र में, राष्ट्र माने देश, जब राष्ट्र में एकता रहेगी तभी तो राष्ट्र आगे जाएगा। जब सभी देशवासियों में एकता रहेगा तभी तो देश आगे जाएगा बेटा। क्यों रीतिका? सही बोल रहा हूं बेटा? रीतिका, सिद्रा, सान्वी, रंजन, पीयूष, अर्ना, अविका, समझ में आ रहा सबको? आस्था, इसका, अवैस, बक्स, ठीक है। राष्ट्रीय एकता माने राष्ट्र के लोगों में एकता की भावना। तो बेटा जब राष्ट्र के लोगों में एकता की भावना रहेगी तभी तो वो राष्ट्र, वो देश विकास करेगा। यदि राष्ट्र के लोगों में एकता की भावना ही ना हो तो वो राष्ट्र राष्ट्र रह जाएगा, वो तो कई टुकड़ों में बट जाएगा। जो जा पाएगा वही क्या करेगा? लूटना खोसना शुरू कर देगा। जैसे ये स्कूल है तो इस स्कूल में जितने लोग हैं सबका एक ही टेंशन होता है ना, स्कूल को अच्छे से बनाए रखना, शिक्षा देना, शिक्षा प्रक्रिया को चलाना, और हम सबके अंदर एक ही भावना होती है क्या? हमारा विद्यालय, हमारा विद्यालय। तो हम इस विद्यालय से अच्छा करते हैं ना। यदि सबका अलग अलग हो जाएगा, ये मेरा विद्यालय नहीं है, ये उनका है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, यदि सब ऐसे हो जाए बेटा तो क्या इस विद्यालय में पठन पाठन सही तरीके से होगा? नहीं होगा ना। एक घर के सभी लोग जब यह सोचते हैं कि यह हम सबका घर है, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं और उस घर को आगे बढ़ाने के विषय में सोचते हैं। लेकिन यदि घर में 4 सदस्य हैं और चारों अपना अपना अलग अलग सोचें, क्या ये मेरा घर क्यों, वो देखे, ये मेरा घर क्यों, वो देखे, सब अपना अपना सोचें, तो क्या वो घर घर रह जाएगा बेटा? नहीं ना। वैसे यह राष्ट्र है, यह देश है, हम कितने भी जातियों के हैं, धर्म को मानने वाले हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, ठीक है, लेकिन हम सब क्या हैं? हम सबको एक होना है, एक है, तभी इस राष्ट्र में एकता आएगी। और जब राष्ट्र में एकता रहेगी तभी वो राष्ट्र क्या करेगा बेटा? विकास करेगा, प्रगति के पथ पर जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो बेटा राष्ट्रीय एकता बहुत जरूरी है ना। किस लिए? देश के, राष्ट्र के विकास के लिए। यदि राष्ट्रीय एकता नहीं रहेगा तो पता चलेगा इसी भारत में कोई कहेगा मैं पूर्वांचल बन लूंगा, हिमाचल बनूंगा, दक्षिणांचल बनूंगा, उत्तरांचल बनूंगा, ऐसे ही लोग आपस में ही लड़ते रह जाएंगे, ठीक है। कोई धर्म के नाम पे लड़ेगा, कोई संप्रदाय के नाम पे लड़ेगा, कोई जाति के नाम पे लड़ेगा, तो कहाँ से देश आगे बढ़ेगा? अभी कोरोना हुआ था तो कोई आके डॉक्टर से पूछ रहा था क्या कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो ईसाई हो, तभी तुमसे हम वो इलाज कराएंगे? कोई पूछ रहा था? नहीं ना। क्या डॉक्टर लोगों से पूछ रहा था क्या कि तुम किस कास्ट को, तभी तुम्हारा इलाज करेंगे? नहीं ना। तो बेटा यही सच है कि हम सब क्या हैं? एक हैं। हम सभी एक भारत में जितने राज्य हैं, सब राज्य सभी हम लोग एक हैं, तभी हमारा देश भारत आगे जाएगा। तो बेटा राष्ट्रीय एकता बहुत जरूरी है राष्ट्र के विकास के लिए। यदि राष्ट्रीय एकता नहीं रहेगी तो तुम किसी घर में जाओ, उस घर में 4 सदस्य हैं और चारों किसी से बोलते ही ना हो, आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, तो क्या तुम उस घर में रहना चाहोगे? नहीं ना। वह घर घर रहेगा, आगे आने वाले दिनों में 4 भागों में बट जाएगा। तो किसी भी देश के विकास के लिए बेटा राष्ट्रीय एकता बहुत ही जरूरी है। तो ये तो था बेटा मेरे शब्दों में, अब तुम लोग पढ़ो अपने शब्दों में। आज नए चेहरे, नए मोहरे को बुलाता हूँ और आते हैं आज अर्तिका। अच्छा अर्तिका तो पढ़ती ही है, आकाश, आकाश। चलो कृति शताक्षी। कहाँ गई कृति शताक्षी?
Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। चलो पढ़ो, जनसंख्या वृद्धि भारत की एक समस्या। जनसंख्या वृद्धि भारत की एक विकट समस्या। भारत को स्वराज मिले 70 साल हो गए हैं, पर स्वराज अब तक नहीं मिला। देखिए बेटा, स्वराज, स्वराज मतलब होता है अपना राज। स्व माने अपना, अपना राज, और सुराज मतलब क्या होता है? सु माने सुंदर, अच्छा राज। तो भारत को स्वराज मिले माने अपना राज मिले। आजाद तो हो गया, उसे अपना राज तो मिल गया, लेकिन सुराज, लेकिन अच्छा राज अभी तक नहीं मिला। कैथरीन जेमी बेटा हिंदी पढ़ने आ गई? चलो पढ़ो बेटा, जो पढ़ रहा था आगे पढ़ो। कौन पढ़ रहा था भाई? कौन पढ़ रहा था अभी? 9 वर्षीय योजना। रुक जाओ बेटा, 90 आ। बाकी लोग अपने आप को म्यूट करें बेटा, आवाज नहीं आनी चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, पढ़ो और सब म्यूट करें। भारत को स्वराज मिले 70 साल हो गए, पर सुराज अब तक नहीं मिला। 9 पंचवर्षीय योजनाएं अमल में आ गई, पर भारत की गिनती आज भी दुनिया के पिछड़े हुए देशों में ही होती है। इसका सबसे बड़ा कारण देश की लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या है। जनसंख्या वृद्धि ने देश के विकास को पंगु बना दिया है। विज्ञान के विकास के जो लाभ मिले वे आबादी की बाढ़ में बह गए। स्वतंत्रता के बाद देश में बड़ी बड़ी नदियों पर विशाल बांध बने। सिंचाई की सुविधा से देश में हरित क्रांति हुई। अनाज का उत्पादन बढ़ा, फिर भी यहाँ सबको भरपेट अन्न नहीं मिल पाता। भाई मान लो जहाँ 1 कुंतल पैदा होता है वहाँ 10 कुंतल पैदा हो गया, 10 गुना हो गया ना। लेकिन जनसंख्या कैसे बढ़ रही है कि जहाँ 1 जनसंख्या थी वहाँ 1000 हो गई। अब बताओ, तो उस हिसाब से कभी अन्न कम हुआ ना? इतनी जनसंख्या बढ़ेगी तो पैदावार कैसे बढ़ेगा इतना? चलो, हमारे बाजार कपड़ों से भरे पड़े हैं, पर सबको शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता। शहरों में मकानी की अपेक्षा झुग्गी झोपड़ियां अधिक हो गई हैं। सड़कों पर चलने के लिए जगह नहीं मिलती। रेलगाड़ियों और बसों में भारी भीड़ के कारण लोग धक्कम धक्का करते हुए यात्रा करते हैं और दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। जंगल नष्ट हो रहे हैं, जिससे सांस लेने के लिए हमें शुद्ध वायु नहीं मिल पाती। गर्मियों में पेयजल का भीषण संकट खड़ा हो जाता है। चोरी, गुंडागर्दी, तस्करी आदि असामाजिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। इन सभी बुराइयों का प्रमुख कारण जनसंख्या की वृद्धि ही है। सबको समझ में आ रहा है बेटा? जो मैंने बताया वही सब है। चले, सानवी रंजन बेटा आगे पढ़ो। जनसंख्या पर नियंत्रण करना आज समय की सबसे बड़ी मांग है। देखिए बेटा, कोई भी निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना माने क्या है, भूमिका लिखते हैं, फिर उसका विषय विस्तार लिखते हैं, कारण, कैसे, क्यों, कहाँ, और अंत में क्या लिखते हैं? निवारण, उपसंहार, उपाय। तो जनसंख्या कम करने का उपाय क्या है? कि नियोजन करें। चलो, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस के अनुसार प्रकृति स्वयं जनसंख्या का संतुलन करती है। युद्ध, दंगे, बीमारियां, बाढ़, भूकंप आदि के द्वारा वह बढ़ी हुई आबादी को कम कर देती है। फिर भी देशवासियों का कर्तव्य है कि जनसंख्या को अधिक न बढ़ने दें। उसके लिए वे परिवार नियोजन के उपायों को अपनाएं। शादियां निर्धारित उम्र या उसके पश्चात ही होनी चाहिए। देश में सुख, शांति और प्रगति के लिए जनसंख्या का सीमित रहना जरूरी है। पश्चिमी देशों की प्रगति का एक रहस्य वहां की जनसंख्या का कम होना भी है। अतः हम कह सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या ही सभी समस्याओं की जड़ है। इसी के मूल में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं और देश को विकास से दूर रखती हैं। जनसंख्या रोकने के लिए बताए गए उपयुक्त तरीकों को अपनाकर हम देश को प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं। जनसंख्या में संतुलन बनाकर ही हम बुद्धिमान और दूरदर्शी होने का दावा कर सकते हैं।
ठीक है बेटा, ये बुक का मैटर था जो पढ़ा दिया गया। उसके पहले जो हम बेटा पढ़ा रहे थे वो हमारा था, अपना सोच था, अपना मैटर था। दोनों को मिलाकर सोचकर समझकर अच्छे से बेटा लिखेंगे। ठीक है, कहीं किसी कोई डाउट? बेटा इसमें कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके पास सिलेबस लेके जो बैठा हुआ है? फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है पाठ 14 शब्द संपदा का, जिसमें दिया है कि हरिओम कुशवाहा रखे हो बेटा। हाँ तो बेटा एक बार उसको सबके सामने पढ़ दो तो शब्द संपदा। सर एक मिनट। यस सर। सर हिंदी 1 का। हाँ सर भाषा एवं व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द बेटा विचार। वो नहीं, केवल वो पढ़ो, शब्द विचार शब्द संपदा पढ़ो। मैंने क्या क्या आ रहा है पाठ 14 से? सर एकार्थी शब्द 1 से 10 तक, सभी लोग अनेकार्थी ठीक है बेटा, देख रहे सभी लोग, पढ़ो। अनेकार्थी शब्द 1 से 20 तक, पारिवाची शब्द 1 से 22 तक, विलोम 1 से 35 तक, श्रुति भिन्नार्थक शब्द 1 से 5 तक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 1 से 30 तक, मुहावरे 1 से 16 तक। सर क्लियर है बेटा? इतना ही है ना? यस सर। सबके पास सिलेबस पहुंचा है, सभी लोग बेटा उसको नोट कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। क्लियर है? हिंदी 2 में बेटा जो बचा है बहुत अच्छा बता दिए हो कि पार्ट 5 बच्चे वो बचा है, किसने किससे कहा, हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी उसका PDF में बेटा भेज दूंगा। और कहीं किसी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं बेटा? जिलेन चले बेटा, सभी लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे और अच्छे से पढ़े बेटा। तैयारी एकदम। हाँ सर ये जनसंख्या वृद्धि में भारत की एक विकट समस्या। सर इसमें अगर हम लोग दूसरे देश का वो उसका व्याख्या करेंगे तो सर गलत हो जाएगा। सर नहीं दूसरे देश बेटा, का थोड़ा सा निबंध कभी गलत नहीं होगा। तुम दूसरे देश की तुलना करके दिखा सकते हो कि जितना भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है उतना ही किसी देश की जनसंख्या भी है। सर अगर इसके मतलब जो दिया गया है इससे अलग जाएंगे तो गलत होगा। गलत नहीं होता, लेकिन विषय से इतर जाने को सही नहीं माना जाता है। अब भाई अब मैं तुमसे पूछूं हरिओम के विषय में और तुम हमको ओम प्रकाश के विषय में लिखो, तो उससे गलत सब गलत होगा कि सही होगा? गलत। सही होगा, लेकिन किसके लिए होगा? ओम प्रकाश के लिए होगा, हरिओम के लिए नहीं ना होगा। बेटा जो पूछा जाए वही लिखे कि जनसंख्या वृद्धि एक विकट समस्या है भारत के लिए, तो कैसे? ठीक है, शुक्ला अपना प्यार क्लियर है बेटा सबको? चले ठीक है बेटा, सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे, ऐसे ही पढ़ते रहे, जो भी डाउट हो पूछते रहे। ये हाथ क्यों इतना उठाया बेटा? वो क्वेश्चन पूछना है क्या? बोलो बेटा श्रेया। सर जनसंख्या वृद्धि में पंगु क्या होता है? हाँ पंगु माने जिसका हाथ पैर काम ना पर लंगड़ा बना दे। जनसंख्या वृद्धि ने भारत को पंगु बना दिया है, माने विकलांग कर दिया है, लंगड़ा बना दिया है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, उसे कहते हैं पंगु। थैंक यू सर। ओके आदित्य, अच्छा प्रश्न होगा तो पूछना बेटा, बोलो। परिवार नियोजन का मतलब? क्या बेटा? परिवार नियोजन का मतलब? कितने भाई बहन हो? 2। 2? तुम्हारा परिवार ठीक है ना? अब मान लो तुम्हारे 10-12 भाई बहन होते तो परिवार ज्यादा बढ़ गया ना? बढ़ गया ना? यस सर। तो उस परिवार को जो कम किया जाता है कि नहीं भाई केवल मेरे 2 ही बाल बच्चे रहेंगे, उसी को परिवार नियोजन करते हैं। आया समझ में? यस सर। चलो कौस्तुभ कुछ पूछ रहे हो बेटा, जल्दी बोले। No sir, nothing sir. हाथ क्यों उठाए हो फिर? Sir, for syllabus telling this. Sorry sir. कार्तिका बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा बोलो। सर तस्करी और असामाजिक प्रवृत्तियां मतलब? असामाजिक प्रवृत्तियां जिसको समाज में नहीं होना चाहिए, जो समाज के अनुकूल नहीं है, उसे क्या कहते हैं? असामाजिक प्रवृत्तियां, जैसे लूट, चोरी, डकैती, मारपीट।
ठीक है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग अपने हक को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, पैसे का प्रदर्शन करेंगे, लूट मार पीट चोरी हत्या डकैती यही सब होगा। ठीक है बेटा। तस्करी। क्या बेटा? तस्करी। कौन तरी? तस्करी। कहाँ पूछ रही हो बेटा? सर 133 पेज पे हाँ जनसंख्या वृद्धि वाले में सर जो पहला जो दूसरा पैराग्राफ है उसके लास्ट में लिखा है तस्करी आदि। अरे बेटा चोरी, तुम हमको तरी सुनाई दे, तस्करी। तस्करी मतलब है किसी चीज का व्यापार करना, उसको बेचना, उसे क्या कहते हैं, तस्करी। जैसे अफीम की तस्करी करना। ठीक है, चलें। जो चीज लीगल नहीं है, इलीगल चीज का व्यापार करना, इधर उधर भेजना पैसे लेके, क्या कहलाता है, तस्करी। हमको लग रहा तस्करी कर रही हो कि क्या कर रही हो। चले बेटा, आकांक्षा कुछ पूछना है? थोड़ा जल्दी बोलो बेटा, समय में क्या पूछना है? सर उपजातियां क्या होती हैं? जातियों के अंदर जो उपजातियां होती हैं, जाति ब्राह्मण हो गया, अब ब्राह्मण में भी कोई ये हो गया, कोई तिवारी हो गया, कोई मिश्रा हो गया, कोई शुक्ला हो गया, कोई पंथ्या हो गया, कोई दुबे हो गया, सब उपजातियां हैं। जात के अंदर जो होती है उसे उपजातियां कहते हैं। अच्छा सर, ठीक है। ओके बेटा, चले बेटा, सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे और पढ़ते रहे। देखिए ये कौन आ गया अंशिका, जल्दी बोलो बेटा। सर जो पत्र आप दिए हैं उसको कॉपी में लिखना है। बेटा इसके पहले क्लास की हो, यही तो बात मैं कई बार बता चुका कि एक्सरसाइज का 8वां पत्र लिखना है, पत्र का प्रारूप लिखना है। ठीक है, चलो। यस सर। रिद्धि श्रीवास्तव, Yes, sir. क्या पूछ रही हो? Sir, nothing. तो फिर क्यों हाथ उठाई हो बेटा? I don't. चले बेटा, स्वस्थ रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, पढ़ते रहे बेटा। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। सर। सर हिंदी